हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ये स्टूडेंट, हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो बनाई गई थी। हमने डिस्कस किया था जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडिया का है, और सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का है जिसमें 7 पेजेस है, और आज के टाइम में वहां पर क्या है, सिर्फ 13 पेजेस का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो स्टूडेंट, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है और पॉलिटिक्स क्या होती है। हमने डिस्कस किया था जो पॉलिटी है वो क्या होता है स्टूडेंट। पॉलिटी में हमने डिस्कस किया था कि इसमें ये देखा जाता है कि जो जैसे राज काज या राज्य व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, और ये देखा जाता है कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रपति, गवर्नर, वो सब अपने काम को किस तरीके से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, है ना, ये सब किस तरीके से अपने काम को कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटी। मीन्स जो ये पॉलिटी है इसकी स्टडी करना ही क्या है, पॉलिटिकल साइंस है हमारा। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलिटिक्स क्या होती है। पॉलिटिक्स हमने पढ़ा था कि ये एक क्या है, नेगेटिव टर्म होती है ना। और इसमें हम यही डिस्कस करते हैं कि मैंने बताया था आपको कि ऑफिसेज में क्या होता है, नेगेटिव व्यूज आते हैं कि वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो इस काम को इस तरीके से कर सकता था या उसने ऐसे किया। गॉसिप्स या पॉलिटिक्स खेली जाती है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, राइट। तो हमने ये 3 टर्म डिस्कस की थी। उसके बाद हमने रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पहले कहाँ का है, यूएसए का, और इंडिया का कब, मतलब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें कोई बैठक नहीं बैठी थी या कोई समिति नहीं बनाई गई थी। जैसे जैसे टाइम चल रहा है वैसे वैसे उसमें ऐड होती रहती हैं चीजें। ये नहीं है कि वो लिखित नहीं है, लिखित तो वो भी होता है, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर एक सभा नहीं बनाई गई थी, एक असेंबली नहीं बनाई गई थी। टाइम के साथ साथ उसमें एड ऑन होता रहता है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था जो 1 सितंबर था, और उसमें क्या हुआ था, 1939 को हिटलर यानी कि जो जर्मनी है उसने क्या किया था, उसने पोलैंड पर क्या किया था, अटैक कर दिया था। और जिससे क्या हुआ था स्टूडेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था, और जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद क्या होता है, जैसे यहां से हिटलर यानी कि जर्मनी, और यहां से जापान क्या करते हैं स्टूडेंट, वो ये दोनों किस पर अटैक करते हैं, यूके पे अटैक करते हैं, यानी कि इंग्लैंड पर अटैक करते हैं, ब्रिटिशर्स पर अटैक करते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट, अब इंग्लैंड और जो हमारा मतलब यूके था उस समय, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इंडिया से उन्होंने क्या मांगी, हेल्प मांगी कि आप प्लीज हमें हेल्प कर दीजिए। आप जो डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हैं या औपनिवेशिक राज्य की बात कर रहे हैं वो हम आपको दे देंगे। ये किसने प्रॉमिस किया, ये यूके ने या इंग्लैंड ने हमसे प्रॉमिस किया। तो महात्मा गांधी जी को उन्होंने प्रॉमिस किया कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए, यहाँ पर जो मतलब जो ये वॉर चल रहा है इसमें आप हमारी हेल्प कीजिए। तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपको हेल्प कर देते हैं। भाई जब आप कह रहे हो कि हम आपको क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेट दे देंगे, तो महात्मा गांधी जी ने इनको यस कर दिया। और फिर होता क्या है स्टूडेंट, इंग्लैंड क्या करता है जापान और हिटलर को यानी कि जर्मनी को हरा देता है इंग्लैंड, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये इंग्लैंड या यूके हमारे साथ जो इन्होंने प्रॉमिस किया था उसको भूल जाते हैं, या ये कह लीजिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, या ये कह लीजिए वो हमारी बात को अनसुना कर देते हैं। तो महात्मा गांधी जी को बहुत गुस्सा आया, तो इन्होंने कहा कि आपने तो हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि हम आपको मतलब डोमिनियन स्टेट दे देंगे, लेकिन ये क्या हुआ, अब आप युद्ध जीत गए हो तो आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर होता क्या है,
ब्रिटेन को मतलब ऐसे लगता है कि मतलब युद्ध से पहले कि अब हम फंस गए हैं। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट, 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को भारत में क्या आता है स्टूडेंट, अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि जो अगस्त ऑफर है वो यहाँ पर आता है, कहां पर, हमारे इंडिया में। तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हाँ हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, भूल जाते हैं उस चीज को, और ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो हम दे देंगे आपको। फिर क्या होता है, सडनली एक और प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट, कहां पर, इनके साथ जो यूके है या इंग्लैंड है, इनके साथ एक और प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्या होती है, एक सेकेंड, यस। तो क्या होता है स्टूडेंट, यूके की एक कॉलोनी थी, कौन सी, जो जिस पर इनको बहुत ज्यादा क्या था, नाज था, गर्व था, क्या था उसका नाम, सिंगापुर। सिंगापुर इनकी कॉलोनी थी, किसकी स्टूडेंट, यस, सिंगापुर यूके की कॉलोनी थी। अब सिंगापुर को क्या लगता है कि, मतलब सॉरी, यूके को लगता है कि सिंगापुर तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन होता क्या है कि सिंगापुर पर अटैक कर देता है कौन, ये अटैक करते हैं इन पर जापान, इस पर क्या करता है, फिर से क्या करेगा, अटैक कर देगा, किस पर, सिंगापुर पर। तो यूके ने क्या कहा, इंडिया से फिर से क्या किया, हेल्प मांगी कि आप प्लीज हमें हेल्प कर दो, और हमारी आपकी जो आर्मी है या जो लोग हैं वो हमें दे दो लड़ने के लिए, ताकि हम अपने सिंगापुर को फ्री करवा सके। तो महात्मा गांधी जी ने इस टाइम क्या कहा कि किस चीज की मतलब जैसे आपने सिंगापुर के लिए बोला है, तो आप हमें क्या दोगे उसके बदले में, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी को इन्होंने कहा कि हाँ हाँ, मैं आपके पास भारत में एक प्रस्ताव भेज रहा हूं, या इन्होंने कहा कि मैं अपने प्रॉमिस को भूला थोड़ा हूं। 1942 को इन्होंने क्या किया, क्रिप्स मिशन भारत में भेज दिया, किसने, यूके ने, है ना। ये इन्होंने कहा यूके ने कि मैं अपनी प्रॉमिस नहीं भूला हूं, आप नाराज क्यों हो रहे हो। महात्मा गांधी जी को इन्होंने कहा कि मैं क्रिप्स मिशन भेज तो रहा हूं, ठीक है सर, स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या है, इंडिया में आ गए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स कहां पर आ गए थे, इंडिया में। यानी कि जो फरवरी 1940 को क्या हुआ था स्टूडेंट, सिंगापुर पर, सॉरी 42 पर अटैक कर दिया था, किसने, जापान ने, सिंगापुर पर, जो यूके की कॉलोनी थी। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, यूके ने प्रॉमिस किया, मतलब सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन एक भारत में भेज दिया कि हाँ हम आपको औपनिवेशिक स्टेट या डोमिनियन स्टेट बना देंगे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा क्या कर, मतलब किस तरीके से आप बनाओगे, अब हमें रिटर्न में आप दीजिए, है ना। पहले तो आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था, अब हमें लिखित में चाहिए। तो यूके ने कहा कि एक तो हम आपको क्या करेंगे, डोमेनियन स्टेट बना देंगे, ठीक है। सेकंड इन्होंने प्रॉमिस किया, एक तो डोमेनियन स्टेट का प्रॉमिस किया, सेकंड इन्होंने प्रॉमिस किया लेकिन हम इंडिया और पाक अलग अलग नहीं बनाएंगे, हम एक ही डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। तो इस पर क्या हुआ, यूके ने कहा कि जिन्ना को आप बनाइए, क्योंकि जिन्ना जी तो अड़े हुए थे ना कि मुझे तो पाकिस्तान अलग से चाहिए, है ना, मुस्लिम कंट्री अलग से बनानी है। तो इन्होंने कहा महात्मा गांधी जी को, किसने, जो यूके था, इन्होंने गांधी जी को कहा कि आप जो आपके जिन्ना जी हैं उनको मनाइए, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि चलो ठीक है हम उनसे बात कर लेंगे। तो गांधी जी ने जिन्ना जी से बात की और उन्होंने कहा कि जिन्ना जी एक बार इलेक्शन तो होने दीजिए, ठीक है, फिर हम देख लेंगे कि क्या पता सारी सीटें आपके पास चली जाए, है ना, आप जीत जाओ, पूरा भारत ही आपके साथ हो जाए। तो जिन्ना जी को इस तरीके से क्या है, गांधी जी ने मनाया। और धीरे धीरे क्या हुआ, गांधी जी इस बात के लिए, मतलब जिन्ना जी इस बात के लिए मान गए कि चलो ठीक है इलेक्शन होने देते हैं, ठीक। उसके बाद जब सिंगापुर, मतलब इन्होंने जीत लिया, किसने, यूके ने, जापान हार गया इसमें, है ना, ये क्या हुआ, हार गया और ये जीत गया। तो उसके बाद फिर से ये भूल गए, है ना। तो क्या हुआ स्टूडेंट,
जैसे जैसे अपने प्रॉमिस कर रहे थे वैसे वैसे ये तोड़ भी रहे थे। लेकिन इन्होंने जो ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ये इसके क्या थे, चेयरमैन बनकर भारत में आए थे। कब आए थे? फरवरी 1942 को। अब इन्होंने क्या कहा, मोहम्मद अली जिन्ना जी को भी चलो मना लिया महात्मा गांधी जी ने किसी तरीके से। फिर क्या हुआ, थर्ड इन्होंने क्या कहा स्टूडेंट कि इसमें जो ये कमेटी बनेगी, इसमें जो मेनली क्या होंगे स्टूडेंट, इंडियंस होंगे, मेनली इंडियंस होंगे। इट मींस यहाँ पर कोई और भी ऐड ऑन हो सकता है, कोई मतलब आप कह सकते हो कि कोई अंग्रेज हो सकता है, या कोई पाकिस्तान मतलब जो मुस्लिम हो सकता है, कोई भी हो सकता है अदरवाइज। तो महात्मा गांधी जी को आया गुस्सा, इन्होंने कहा कि तुम मेनली वर्ड हटाकर यहाँ पर ओनली लिखिए, ओनली। ठीक है, तो गांधी जी ने जैसे अपना रोष दिखाया इसके प्रति कि आप ये किसको बेवकूफ बना रहे हो, यहाँ मेनली क्यों लिख रहे हो, मैं तो लॉयर हूं, मैं तो वकील हूं, आप यहाँ पर ओनली वर्ड यूज कीजिए, ताकि हम सिर्फ अपने आप ही अपना क्या है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना सके, या फिर जो हमारी असेंबली है हम अपने आप बना लेंगे, आप यहाँ से भाग जाइए। ठीक है, हमें आपकी जरूरत नहीं है कि आप हमें शब्दों के जाल में क्यों फंसा रहे हो। ठीक है, हम आपके जो ये क्रिप्स मिशन है इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमें नहीं चाहिए आपका क्रिप्स मिशन, आपके क्रिप्स मिशन को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। क्या हुआ स्टूडेंट, जो 8 अगस्त को क्रिप्स मिशन आया था, उसके जस्ट एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या आप कह सकते हो क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, उसी दिन चला दिया गया। अंग्रेजों के प्रति रोष दिखाया गया, उन्हें यह कहा गया कि आप हमारे देश को छोड़कर चले जाइए, हमें आपकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लेंगे, हमें आपकी किसी भी चीज की हेल्प की नीड नहीं है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने ये रोष दिखाया। और क्या हुआ स्टूडेंट, 8 अगस्त को ही क्या हुआ, जैसे इंडिया आया था तो गुस्सा दिखाया गया। फिर चर्चिल, चर्चिल क्या था, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल क्या थे स्टूडेंट, उस समय पीएम थे, कहाँ के, यूके के, यूके के कौन थे, पीएम थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ना बहुत ज्यादा, ये कह सकते हो आप, बहुत गुस्से वाले थे या घमंडी थे, ये भारतीयों से नफरत करते थे। ये क्या चाहते थे, संपूर्ण विश्व क्या है, संपूर्ण विश्व यूके की क्या बन जाए, कॉलोनी बन जाए। मतलब ये कहते थे कि पूरा विश्व क्या है, यूके के अंडर हो जाए, यूके का गुलाम बन जाए। तो विंस्टन चर्चिल का जो बिहेवियर था, नेचर था, वो बहुत अग्रेसिव था, और इनको क्या था, बहुत घमंड था कि मैं तो इलेक्शन हारूंगा ही नहीं। चलो क्या होता है, इलेक्शन होता है 1945 में, और क्या होता है स्टूडेंट, विंस्टन चर्चिल इलेक्शन हार जाता है। उसके बाद एक नया पीएम बनकर आता है, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, उनका नाम है, विंस्टन चर्चिल की जगह आते हैं क्लीमेंट एटली। ये यहां से कर, यस। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, एक नया पीएम बनकर आया है, कौन, एटली, क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो जो ये क्लीमेंट एटली है, नया पीएम बनकर आया है। उसके बाद जो क्लीमेंट एटली है, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे किसी के साथ कोई युद्ध नहीं करना है, मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शांति से रहना है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हद तक भारतीयों के साथ रहते थे, या आप कह सकते हो भारतीयों को सपोर्ट करते थे, है ना। ये अगेंस्ट नहीं थे इंडियंस के, ये कहते थे कि ठीक है आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना लीजिए, मैं आपको क्या करता हूं, हेल्प करता हूं, और आप क्या करिए, आप यहां से क्या है, मतलब हम आपको हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से बात चल रही थी। तो क्या हुआ स्टूडेंट, उसके बाद जो यूके है, यूके ने क्या किया, जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी है, उस पर उसके कुछ जो ये कह सकते हो आप, जो इंडियन नेवी के जवान थे, है ना, या जो उनके एयरफोर्स के जो व्यक्ति थे, इंडियन नेवी में जो वर्क करते थे या जॉब करते थे, उन्होंने उनके ऊपर यूके ने क्या है, एलिगेशन लगा दिया। क्या एलिगेशन लगाया स्टूडेंट,
कि इंडियन नेवी ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, हमारे साथ गलत बिहेव किया है और हमारा मतलब जो जब युद्ध चल रहा था उन्होंने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया है या हमारे अगेंस्ट उन्होंने काम किया है। तो इन्होंने क्या किया, एक ऋण रूटनी था उस तरीके से इन्होंने इसके बारे में, इंडियन नेवी के बारे में कहा 1946। ठीक है, तो ये इसकी जो फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है स्टूडेंट, इसकी फुल फॉर्म है रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, जो ये इंडियन नेवी के पर्सन थे या जवान थे, इन्होंने कहा ये अच्छी बात है कि एक तो आप हमसे हेल्प मांग रहे हो, ऊपर से आप हमारे ऊपर ही एलिगेशन लगा रहे हो, अब हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो इंडियन नेवी ने क्या किया, यूके के खिलाफ एक युद्ध कर दिया, या कह लीजिए उनके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए कि हम अब आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यूके की और इंडियन नेवी की कहीं ना कहीं एक लड़ाई होगी, या आप कह सकते हो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। और क्या हुआ स्टूडेंट, इस रिवोल्ट में जो इंडियन नेवी ने ये रिवोल्ट किया था, इसमें क्या हुआ, इन्होंने यूके ने क्या है पेनल्टी लगा दी किस पर, रॉयल इंडियन नेवी पर, और रॉयल इंडियन नेवी इनके बिल्कुल अगेंस्ट हो गई, इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो इस तरीके से इन्होंने क्या है यूके के खिलाफ क्या कर दिया, सरकार मतलब सरकार या ट्रूप्स पर अटैक कर दिया। ठीक है, इनके जो ट्रूप्स या गवर्नमेंट थी उस पर क्या किया, अटैक कर दिया। किसने स्टूडेंट, इंडियन नेवी ने। यूके की जो मतलब ट्रूप्स या गवर्नमेंट थी उस पर क्या किया, इंडियन नेवी ने अटैक कर दिया। और क्या हुआ स्टूडेंट, जब ब्रिटेन की आर्मी फिर से लड़ाई में जुट गई, है ना, फिर से क्या हो गया, वॉर स्टार्ट हो गया, या आप कह सकते हो युद्ध शुरू हो गया। तो ये जो क्लीमेंट एटली था ये कह रहा था कि मुझे कोई भी वॉर नहीं चाहिए, मुझे कोई भी लड़ाई नहीं चाहिए। क्योंकि ये नया नया प्राइम मिनिस्टर बना है, और अगर ये युद्ध में लग गया तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, बहुत सारा पैसा खर्च होगा, आर्मी की जवानों की डेथ हो सकती है, या फिर ये कह लीजिए कि मतलब बहुत ज्यादा विनाश ही होता है वॉर से। ये क्लेमेंट एटली अच्छे से जानते थे, समझते थे। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि इंडियंस को, भारतीयों को, या इनको समझाया कि हमें किसी भी तरीके का कोई वॉर नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, इनकी पूरी मनी भी खत्म हो जाएगी, पूरा इनका जो कोष है वो खत्म हो जाएगा। और फिर ये मतलब यूके की जो लोग हैं जिन्होंने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, ये उनको क्या जवाब देंगे। तो इस तरीके से जो यूके के क्लेमेंट एटली थे, इन्होंने क्या किया, भारतीयों को कहा कि आप शांत हो जाइए, आप युद्ध मत कीजिए, आपके लिए हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आप बना लीजिए, हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आप अपने इलेक्शन लड़ सकते हो। अब एटली परेशान होकर भारत में क्या करा, इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा, सेकंड कैबिनेट मिशन 1946 को भेजा। इसको सेकंड कैबिनेट मिशन कहा जाता है स्टूडेंट। कब भेजा ये भेजा इन्होंने 1946 में। इसकी एग्जैक्ट डेट है बच्चे 15 मार्च 1946 को इन्होंने कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा। इसमें 3 मेंबर्स थे। एक तो थे हमारे स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, और जो हमारे थर्ड थे वो कौन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 मेंबर्स थे जो किसके कैबिनेट मिशन के मतलब इस कैबिनेट मिशन में ये 3 लोग थे। और इसके चेयरमैन कौन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के चेयरमैन थे। कौन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के चेयरमैन थे। इन्होंने कहा कि अब हम आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना लीजिए, इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, राइट, इलेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो हम आपको बता देंगे। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन भारत आया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई। किसके कहने पर बनाई गई स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कैबिनेट मिशन के कहने पर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो बनाई गई थी। ठीक, तो इस तरीके से अब क्या है, इस कैबिनेट मिशन ने भी सिर्फ एक ही बात रखी कि हम
मतलब भारत, इंडिया और पाक अलग अलग नहीं बनाएंगे, दो जो क्या कहते हैं, मतलब औपनिवेशिक नहीं, स्टेट नहीं बनाएंगे, डोमिनियन स्टेट नहीं बनाएंगे, हम भी एक ही बनाएंगे। तो इस तरीके से फिर से जिन्ना जी अड़ गए कि अरे ये क्या हो गया, फिर से ऐसी ही, मतलब जिन्ना जी बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट, महात्मा गांधी जी ने फिर से क्या है, जिन्ना जी को मनाया और उन्हें कहा कि चलो इलेक्शन होने दो, देख लेते हैं हम क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिर से जिन्ना जी इनकी बात को मान गए और इन्होंने कहा चलो ठीक है गांधी जी आप कह रहे हो तो देख लेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सारी प्रोसेस चल रही थी, कैबिनेट मिशन बन गया। अब क्या हुआ स्टूडेंट, अब क्या होना था, इन्होंने कहा कि हम आपको प्रोसेस भी बता देते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी बन गई है ना। अब क्या हुआ स्टूडेंट, अब होता है सीटों का बंटवारा। तो इन्होंने क्या कहा कि कितनी सीट होंगी, 389 क्या होंगी, सीट्स होंगी, जिन पर क्या होंगे स्टूडेंट, इलेक्शन होंगे। 389 टोटल सीट्स होंगी। अब ये जो 389 सीट्स हैं, ये किस तरीके से डिवाइड हुई स्टूडेंट, उस समय क्या था, 389 सीट्स को, एक तो स्टूडेंट जो 39 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन थी, है ना, और एवरी 10 लाख पर्सन पर क्या है, एक व्यक्ति था जो क्या है खड़ा हुआ था इलेक्शन लड़ने के लिए, राइट। तो इस तरीके से ये 39 करोड़ के अकॉर्डिंग 389 सीट्स का क्या हुआ, डिसीजन हुआ कि इतनी सीट्स होंगी। अब इन सीट्स को भी डिवाइड कर दिया कैसे, 396 396 सॉरी 296 स्टूडेंट, 296 सीट्स थी। उसके बाद 93 जो सीट्स थी ये कैसी थी, इसमें तो था इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है, और ये थे नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत सदस्य जो होते हैं। अब इसमें क्या थी, इसमें ब्रिटिश इंडियन, मतलब ब्रिटिश इंडिया के जो व्यक्ति थे वो थे इसमें, या आप कह सकते हो ये सारी सीटें किसकी थी, ब्रिटिश इंडियंस की थी। और जो ये 93 सीट्स थी ये किसकी थी स्टूडेंट, ये प्रिंसली स्टेट की सीटें थी, प्रिंसली स्टेट की सीटें थी। और ये नॉमिनेटेड क्या थी, सीटें थी, मतलब अपने आप, जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पर क्या थे, राजे, राजा और रजवाड़ों की सीटें थी। यहाँ पर अपनी मर्जी से कि चलो भाई तुम खड़े हो जाओ, है ना, ये इलेक्शन लड़ने के लिए, इन्होंने खुद से ही क्या किया, डिसाइड कर लिया था कि आप इस इलेक्शन को लड़ लीजिए या आपने यहां से ये इलेक्शन लड़ना है। तो इस तरीके से इन सीटों को डिवाइड कर दिया गया था। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, ये जो 296 सीट्स थी ये भी क्या है 292 और 4 सीट्स में डिवाइड थी। ये जो 292 सीट्स थी ये प्रांतों की सीट थी, जो प्रांतों की सीट्स थी, जो प्रांतों से बिलोंग करते थे, है ना, प्रांतों से थे। और ये जो 4 थे ये कौन, यहाँ पर कौन कौन आते हैं, एक तो आपका दिल्ली आ गया, एक आपका अजमेर, एक आपका कुर्ग और एक आपका बिलोचिस्तान, बिलोचिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 सीटें डिवाइड की गई थी, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बिलोचिस्तान। जैसे क्या होता है ना स्टूडेंट, हम आज के टाइम में बात करते हैं कि यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करते हैं, तो ये 4 सीटें वैसे ही थी। तो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बिलोचिस्तान की ये सीटें थी। और इन चारों जगहों को चीफ कमिश्नरी स्टेट भी कहा जाता था, चीफ कमिश्नरी स्टेट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, देखो इनका डायरेक्ट कौन करता था, गवर्नर इन सीटों को देखता था, या वो इन पर क्या करता था, ध्यान रखता था, फोकस करता था, या आप कह सकते हो वॉइस राय थे जो क्या है इन पर कैसे रूल करता था, और गवर्नर ही इनको क्या करता था, इन सीटों को देखता था। तो इस तरीके से ये 4 सीटें इस तरीके से डिवाइड की गई थी इन 4। और उसमें क्या होता है देखो, अब हमने क्या करना है,
डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे हम एमसी का इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, है ना, एमसी का इलेक्शन हम ऐसे डायरेक्ट इलेक्शन लड़ देते हैं और एक व्यक्ति को क्या है हम एमसी चूज कर देते हैं, ये तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। अब एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इन्होंने क्या किया, ऐसे 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 एक व्यक्ति को चूज कर दिया, फिर इन 4 स्टेट से ऐसे ऐसे करके एक व्यक्ति को चूज कर दिया। अब ये जो व्यक्ति है, ये जो चूज किए हुए व्यक्ति हैं, या ये जो एक एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं, फिर ये रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, पोस्ट या व्यक्ति को चुनते हैं, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो हम अभी बात कर रहे थे ना इनडायरेक्ट इलेक्शन की, तो ये क्या करते हैं, एक व्यक्ति को चुन लिया, एक को चुन लिया, अब ये क्या है अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक पोस्ट या एक व्यक्ति को चुन लेते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। होप आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जाते जाते एक ही बात स्टूडेंट, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।